मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग रिज्यूम्स के बारे में। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के रिज्यूम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, आज हम उनके सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसको परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग रिज्यूम कैसे बिल्ड हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए रिज्यूम को बिल्ड करने का, मतलब कि बिना ये वीडियो को 10 मिनट देखे हुए अगर आपको डायरेक्ट बिल्ड करना है कि आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो ये ऊपर रहा रिज्यूम। मैं इसको नीचे आपको कमेंट में भेज दूंगा, आप अपनी ईमेल आईडी लिख देना, मैं उसके अंदर आपको कमेंट में मैं आपको वो मेल कर दूंगा। अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो मैं आपको बता दूं कि प्ले स्टोर के ऊपर रिज्यूम बिल्डर करके एप्लीकेशन आते हैं, आप वहाँ अपना नाम और एजुकेशनल जितने भी अपने एकेडमिक है वो सब लिख दो, उसके अंदर आपका रिज्यूम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपना रिज्यूम खुद के बारे में जो 15 से 17 साल तक की बातें हैं जो खुद से अच्छे से खुद से डिस्क्राइब करनी चाहिए खुद के बारे में, तो आपको जानना होगा ये 10 मिनट के अंदर कि रिज्यूम को कैसे परफेक्टली बिल्ड कर सकते हैं। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं एज अ सिविल इंजीनियर मैं चाहता हूँ कि आपका भी रिज्यूम बहुत परफेक्ट हो, जो कि कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में या फिर एचआर के हाथ में जब देते हो तो उसको भी देख के थोड़ी सी एक यूनिक लगना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि आज के टाइम पे जॉब के लिए सब लोग जैसा कि सबको पता है जॉब के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जॉब के लिए रिज्यूम को सैचुरेट करना बहुत ईजी हो गया है क्योंकि लोग फॉर्मेट्स कॉपी कर लेते हैं, उसके करियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोफाइल्स, समरीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास में 2 पेज हैं, ये रहा 2 पेज। मैं ये 2 पेज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर पेज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो मैं आपको फर्स्ट पेज का फर्स्ट थर्ड मतलब ऊपर वाला पोर्शन वो एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके अंदर कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरे पास में मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी जो मैंने ब्लर करके रखा हुआ है फिलहाल के लिए, लेकिन ये है मैंने लिखा हुआ है। उसके साथ में मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है। अब करियर ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा हुआ है क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ऐसा करके पूरा लिखा हुआ है वो वाली बात। अब इसके अंदर मैंने वो जो बात लिखी हुई है ये भी एक्चुअल कहीं की है कॉपी, ये वाली ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अब आपको कैसे हुई है वो आप पता लगाना चाहो तो पता लगा सकते हो कि वैसे सेम मतलब, लेकिन मैंने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं क्योंकि ये जो मैंने भी लिखा है ऑब्जेक्टिव ये मैंने कहीं से उठाया है, लेकिन उसके अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। अगर आपको भी आपका बनाना है तो आपको किसी का पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने हैं जो आपके हिसाब से फिट होते हैं। अगर वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है तो उसको थोड़ा सा कम करो, वो आपको सोचना है आपको किस तरीके से करना है। और अगर उसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई दूसरा तरीका फॉलो करना है, तो आप एक काम करो कि गूगल के ऊपर टाइप करो कि हाउ टू क्रिएट करियर ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि 2 लाइन के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में करना है, मतलब क्योंकि रिज्यूम का सबसे ऊपर का जो आपका स्टार्टिंग का सेकंड पैरा में ही 100% रहता ही है करियर ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर ध्यान जाता है। अगर वो सिमिलर रहेगा किसी और के साथ में तो फिर उससे आपका इंप्रेशन कैसा जा सकता है आप सोच सकते हो। तो करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात होगी कि अब आपको यूनिक डिज़ाइन करना है, वो आपके ऊपर कि आपको कैसा डिज़ाइन करना है। उसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप गूगल पे सर्च करके करो या फिर किसी का जो आपको अच्छा लगा हो। 3-4 अलग अलग रिज्यूम सिविल इंजीनियरिंग के देखो, जिसमें से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो उसमें थोड़ा से चेंजेस करके फिर उसको फॉलो करो। अब मैं बात करता हूँ प्रोफाइल समरी की। तो प्रोफाइल समरी में आप जैसे कि देख पा रहे हो मैंने इसके अंदर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नियरली 4 ईयर एक्सपीरियंस। अब आपको किस तरीके से लिखना है प्रोफाइल समरी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा होता है कि इसको भी 2 से 3 सेंटेंस में आपको ओवरऑल इंक्लूड करना होता है, जिसके अंदर कि आप कोर हो, थोड़ा सा मेजर हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, आप कोई फील्ड में काम किए हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये वाली फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे कि मुझे पर्सनली जैसे कि आईएएस कोर्स रहते हैं उन सब में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर के थोड़े मोटे डिज़ाइनिंग को लेकर और कंक्रीट को लेकर स्पेशली। तो मैंने मेरे रिज्यूम के अगर आपने देख रहे होंगे सेकंड और थर्ड में मैंने उसके अंदर लिखे हुए हैं कि कंक्रीट के बारे में लिखा हुआ है, सेकंड में मैंने स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे करके मैंने मेरी प्रोफाइल समरी बिल्ड की। आपको भी पता है कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा वास्ट ब्रांच है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल समरी वहाँ डालो कि उसके अंदर जो ओवरऑल आपका इंक्लूड करे, मतलब मेजर उस टाइप से उसको डिज़ाइन करो, आपको किस में उसमें इंटरेस्ट है। और फिर वही एजुकेशनल का कॉलम जिसके अंदर कि आप देख रहे होंगे कि वो तो अपने को डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री 12th 10th जैसा भी है आपका, अब वो सीक्वेंस में उसको लगा दो। तो ये ऊपर का फर्स्ट थर्ड खत्म होता है। अभी मैं मिडल पोर्शन पे आता हूँ, तो इसमें कोर कॉम्पिटेंसी है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब कोर कॉम्पिटेंसी ये प्रोफाइल समरी जैसा ही है। अगर प्रोफाइल समरी के आप कीवर्ड देखते हो, जैसे कि इसके अंदर आईएस कोड डिज़ाइनिंग है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग है, कंक्रीट है। अब ये सब कैसे होते हैं, मतलब कि
ये सब जो प्रोसेस होते हैं ये किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, कोई एक यूनिट होता है जिसके अंदर का ये एक स्टेप होता है। तो इसको फॉलो करने के लिए अपने को करना क्या होता है कि साइट एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, लेआउट डिज़ाइन, सर्वेयर एंड एस्टिमेशन, ये सब देख रहे हो आप, ये सब अपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे थोड़े से उससे सिमिलर है क्योंकि उसके अंदर के काम है। तो कोर कॉम्पिटेंसी में अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप उसके अंदर वो टाइप करो, नहीं हो एक्सपीरियंस तो भी इसके अंदर आप वो वाली फील्ड डालो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है कुछ करने में, जो आपको पढ़ने में भी इजी पड़ता था, तो उस टाइप के आप वैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग नीचे आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी आपने अपने एकेडमिक ईयर में जब आप डिप्लोमा या डिग्री में थे तो उस वक्त आपने कौन से टाइम लिए थे, या फिर अगर आप जॉब पे थे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जो ट्रेनिंग देती है साथ में। तो अगर आपको किसी ने ट्रेनिंग दी हुई है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स है और नहीं भी है बट आपने उसकी ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपको ज़रूर ये मेंशन करना है अपने रिज्यूमे में। और सब चीज़ मतलब एज सेटअप उसका, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ब्रिज डिज़ाइन का, मायन फॉर्मवर्क का, सीमेंट टेस्टिंग का, आईएसओ का, ये सब मुझे ट्रेनिंग्स मिली हुई थी, तो मैंने वो सब अपने रिज्यूम में मेंशन की हुई है। कौन से ईयर की थी, कौन से टाइम का था, कहाँ से लिया हुआ था, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने मुझे सर्टिफिकेशन इशू किया हुआ है, ये सब चीज़ मतलब थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट एक इनिशियली मतलब रिज्यूम में अगर आप सोचोगे कि एक अच्छा रिज्यूम मतलब, अब रिज्यूम का भी दो सेटअप, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रिज्यूम शॉर्ट होना चाहिए, कुछ लोग का ऐसा सोचना है कि रिज्यूम बहुत बड़ा होना चाहिए जो पूरा डिस्क्राइब करे। बट दोनों ही बातें देखोगे ना तो एक एंड पे जाके कहीं ना कहीं फंसती है। लेकिन आपका एक एज ए सिविल इंजीनियर एक एवरेज रिज्यूम तो होना चाहिए 1.5 से 2 पेज का कम से कम, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कैसा होता है कि आप सिर्फ अपने रिज्यूम पे अगर अपना सोचोगे कि मैं एज अ फ्रेशर हूँ तो आपके पास में बचेगा ही क्या लिखने के लिए। आप अपना नाम लिख दोगे, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, फिर साइन और वो, और बचेगा क्या, MSCIT और MS एक्सेल, क्या लिखोगे, मतलब कुछ रह गया। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से डालने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डिप्लोमा का जो प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है वो डाल दो, और या तो फिर आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री के डाल दो, दोनों किया है तो बेस्ट है, फिर दोनों का डाल दो। और पर्सनली अगर आपने साथ में कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया है, कोई कंपनी में काम करते करते कभी होता है कि हम लोग को कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल जाता है जो कि करना पड़ता है एक टास्क जैसा जो कंपनी की तरफ से करते हैं, वैसा भी कुछ किया है तो ये प्रोजेक्ट्स में आप डाल सकते हो। और फिर अब हम लोग आते हैं लास्ट वर्क एक्सपीरियंस पे, फर्स्ट पेज का थर्ड, इसके अंदर हम लोग आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो वर्क एक्सपीरियंस पे अभी जो कि आपकी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर आप कोई फ्रेशर हो तो टेंशन मत लो, मैं आपको भी बताता हूँ, बस 2 मिनट सिर्फ एक बार ये कवर कर लेता हूँ। तो अब ये फ्रेशर के लिए मैं अगर बोलता हूँ तो आपने जो फर्स्ट कंपनी काम किया उसके अंदर आपके कौन से रोल थे उस वक्त, जिस वक्त आप काम कर रहे थे, आपको उस पर ध्यान देना है कि आपने वहाँ करते क्या थे, मतलब कि पूरे दिन भर के शेड्यूल में। वैसे बोलने के लिए हम लोग दिखा सकते हैं कि मैंने 6 महीने में बहुत सारे काम किए, लेकिन अगर मैं उसको 3 लाइन या 4 लाइन में डिस्क्राइब करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए तो मैंने मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से मैंने काम किए थे मैंने उस हिसाब से उसको सेटअप करके रखा हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने मेरी लाइन लिखी थी कि जैसे रिपोर्ट्स बनाना हो गया, और साथ में उसके में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो होते हैं वो उसके करना, मटेरियल कंजम्पशन के सब जो बनते हैं उसके अलग बुक्स रहती है उसको फॉलो करना, और फिर इंटीरियर के काम वगैरह हो गए, ऐसे करके मैंने मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हुआ था। और फिर आते हैं सेकंड के ऊपर, तो सेकंड में भी उस टाइप का आ गया। और सेकंड में भी मैंने मतलब आपको देखा होगा कि मैंने उसके अंदर भी अलग टाइप का की स्किल एरिया लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड में अलग काम किया था। जो मेरी सेकंड कंपनी थी उसके अंदर मैंने वो पहले वाले से अलग थी, तो उसके अंदर मुझे काम अलग थे, मेरा रोल अलग था, तो उसके अंदर मैंने अलग काम किया। तो मैंने इसके अंदर जैसे कि IS कोड्स हो गए, अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उन सब के ऊपर रिसर्च किया है, उन सब की टेस्टिंग के बारे में जाना है, तो मैंने वो सब लिखा था, ऐसे करके लिखा हुआ था। मैं अभी सेकंड पेज के मिडल में हूँ। तो अभी ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो अब ये वाला पोर्शन जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर कंक्रीट के जो जितने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं उन सब के ऊपर भी मैंने रिसर्च की है, काम किया है, तो मुझे उन सब का भी नॉलेज था, तो मैंने वो सब भी लिखा है। तो ये आप देख रहे हो कि ये मैंने बता रहा हूँ मैं अभी मेरे बारे में। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो तो आपको भी उस कंपनी का लिखना कि आप जो काम उसमें किए हो। एक्सपीरियंस में सिर्फ ये नहीं होता है कि मैंने इस कंपनी में काम किया है, इतने टाइम से इतने टाइम के लिए काम किया एज ए सिविल इंजीनियर, या एज ए क्वालिटी इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर,
एज अ सुपरवाइजर, जो भी डेजिग्नेशन होगी आपकी रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको उसका जो भी रोल होगा वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब इंटरव्यूअर हो गया या फिर जब एचआर की टीम या कोई कंसल्टेंसी जब रिज्यूम आपका पिक करती है तो सबसे पहले आपका रोल देखती है। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब कि आपको रिज्यूम का जो सबसे मेजर होता है, मतलब जिसकी वजह से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, वो उसका की स्किल एरिया होता है, वो रोल होता है जो कंपनी में वो किए होते हैं। उसके बेसिस पे ही उनको समझता है कि ये कैंडिडेट हमारी आने वाली जो ये डेजिग्नेशन के लिए अभी लगने वाले हैं एम्प्लॉय वो फिट होंगे कि नहीं, इस तरीके से कुछ चलता है। तो अब एक लास्ट कंपनी और इसका भी मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे 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 करके लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स बनाना और क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉलो करना और मटेरियल वगैरह को लेकर, मतलब ओवरऑल अगर आपने देखा होगा कि अपने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने भी काम करते हो तो आपको 3-4 ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप एक यूनिक है कि थोड़ा सा डाल सकते हो। अगर आपको फिर भी सरप्राइज हो कि आपको फिर भी नहीं मिलता या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या काम करो कि सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग रिज्यूम्स लो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग रिज्यूम्स लो और उनके हिसाब से जो वो एक्सपीरियंस पर्सन ने डाले हुए हैं आप उनमें से ढूंढने की कोशिश करो। आपको कुछ कुछ लाइन मैच करेगी जो आपसे होगी और फिर वहाँ से उसको मॉडिफाई करके आपको अपने रिज्यूम डालना है। आपको वही डालना है एग्जैक्टली जो आप वहाँ करते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं किस बेसिस पे कि जो आपकी स्किल एरिया होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी के ऊपर होता है और आपका रिजेक्शन या सिलेक्शन इस पर ही डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब मैं लास्ट पे आता हूँ। इसके अंदर मैंने इसको आईटी स्किल्स लास्ट में रखा हुआ था कि इसके अंदर वही एमएस आईटी, ऑटोकैड, स्टैट प्रो। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं आते हैं, मतलब स्टैट प्रो हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सब चीज़ ऐसी है कि अगर आपने अभी सीखा है, क्लासेस से सीखा है या खुद से सीखा है, अगर आपने 6 महीने प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसके कमांड्स भूल जाते हो और फिर वे कुछ के नहीं के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए आपको उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि कभी कभी मतलब 15 दिन में या फिर 20 दिन में एक बार आप उसके ऊपर हाथ बैठो, आपका लाइन प्लान थोड़ा सा रिवाइज कर लो या कुछ सेक्शन वगैरह बनाना है अपने प्लान के, वो सब ध्यान देते रहना होगा। या रिविट हो गया, 3ds मैक्स हो गया, अगर आपने कुछ सीख के रखे हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर तो आपको मेंशन करने चाहिए। और फिर मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और ये जो लास्ट में आप देख पा रहे हो कि ये सब मैंने लास्ट में रखा हुआ, अपना एड्रेस वगैरह। तो ये ऐसे करके हो गया। तो आपको होपफुली ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग का अच्छे से एक रिज्यूम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने बिल्ड किया हुआ है, आपको भी किस तरीके से करना होगा। आपको अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो आपको 3-4 सिविल इंजीनियरिंग के रिज्यूम लेने हैं। मैं आपको टिप्स देता हूँ एक एज अ एक्सपीरियंस को, सबसे पहले कि आपको 3-4 सिविल इंजीनियरिंग के रिज्यूम लेने हैं और उसके बाद में आपको उसके अंदर से छानने हैं कि कौन सी चीज़ें जो आपसे मैच करती है, जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर के, फिर उस हिसाब से आपको अपना रिज्यूम बिल्ड करना है। टाइम देना है, 2 दिन 3 दिन आराम से दो, लेकिन वो रिज्यूम अच्छा बनाओ। और रही दूसरी बात, जब मैं फ्रेशर की बात करता हूँ तो फ्रेशर को भी एक ऐसा रिज्यूम बनाना चाहिए जो कि सच में यूनिक हो, मतलब कि सिर्फ फ्रेशर में है उसका आइडेंटिटी ही नहीं हो, मतलब उसके अंदर कुछ अलग बातें भी हो। जैसे कि अगर आप देखोगे कि मैं प्रोफाइल समरी की बात करूँ या फिर प्रोजेक्ट्स की, कोर कॉम्पिटेंसी की, ये सब एक फ्रेशर ही तो डालते हैं। अगर आप इसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करते हो या आपने कहीं इंटर्नशिप की हुई है तो आपका इंटर्नशिप बहुत अच्छे से आप अगर डिस्क्राइब कर दो तो किसी भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मात दे सकती है, अगर आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो तो। समझ में आ रहा है? होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।